करते हैं। जी 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 बिल्कुल आराम से कोई। आज ब्रजेंद्र जी नहीं है क्या? प्रणाम प्रातः। नमस्कार नमस्कार। कैसी हैं प्रियंका जी? क्लास क्लास चालू हो गई। एकदम ठीक। ओके, बताइए। सब बढ़िया है। चलिए सर मौसम कैसा आपके यहाँ, सर्दी पड़ने लगी कि नहीं? हाँ थोड़ा थोड़ा जी 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 हाँ अभी यहाँ भी शुरुआत थोड़ा हुई है। थोड़ा चालू हो गई। जी जी बिल्कुल हाँ ऐसे ही प्रणाम है। मामा। हाँ नमस्कार। बोल रहा था मैं अशोक जी, अभिषेक जी, मैं बोल रहा था कि जी कल से कैसे शुरू किया जाए? वर्ग चार्ट से शुरू करें, डिविजनल चार्ट से? तो सर मैं बस मेरी तो बस इच्छा ये है कि सबसे पहले आप एक रूल्स जिस प्रकार से चलना है प्रेडिक्शन करने में वो थोड़ा सा बता दीजिए, फिर आप कैसे भी शुरू करें। नहीं तो मान लीजिए ऐसा है अशोक जी कि अगर आप लोगों को डिविजनल चार्ट्स वगैरह के बारे में नहीं बताऊं तो फिर प्रेडिक्शन कैसे आप लोग करेंगे? नहीं वो सब बताइएगा सर। अब जैसा कि प्रारंभ में बस। अच्छा, एक आप लोगों को चार्ट पर मैं, विजेंद्र जी कैसे हैं? ठीक गुरुजी, आपकी आवाज कट के आ रही है विजेंद्र जी, फिर से बोलिए अच्छे से। हाँ गुरुजी, इंटरनेट थोड़ा स्लो है, इसकी वजह से थोड़ा दिक्कतें आ रही हैं। अच्छा अशोक जी, आप लोग ऐसा चाहते हैं कि एक चार्ट पहले डिस्कस कर लें कैसे कैसे प्रेडिक्शन करना है? हाँ सर कैसे प्रेडिक्शन करना है उसके जो एक रूल से जो चलना है वो बस एक बार समझ में आ जाए तो ठीक है, कल एक चार्ट को हम अगर। लोग डिस्कस कर लेते हैं। जी 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 हाँ कोई ग्रह कहीं बैठा है तो वहाँ हाँ वहाँ का क्या देगा, जिसको ठीक देख रहा है है, वहाँ क्या मतलब देगा उसका। उसमें क्या क्या चीज लेना है, देखना है हमें, यही ना? जी 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 हाँ नियम। तो ठीक है, कल एक चार्ट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद डिविजनल चार्ट पर आ जाएंगे परसों से, ठीक है? जी जी ठीक ठीक ठीक। नवमांश, दशमांश, सप्तमांश जो भी है आपका, चतुर्थांश जी हो रहा दुनिया जी जहां जितना बिल्कुल है चार्ट पर आ जाते हैं। और मैं हाँ कोशिश करूंगा आप लोगों को इस तरह से कोशिश करूंगा कि लग्न चार्ट और डिविजनल चार्ट दोनों को कंपैरिजन करके बता सकूं। बहुत बढ़िया सर। उससे आप लोगों को बहुत ये बढ़िया। होगा कि कैसे जैसे नवमांश है तो लग्न के साथ कैसे कंपैरिजन करना है और जी इसका जी जी कैसे बहुत बढ़िया। प्रेडिक्शन करना है। जी 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 तो बहुत अच्छा। ऐसे बताऊंगा कि आप लोग बिल्कुल फलित करना सीखते जाइए। जी जी और उसमें मैं अब जैसे बिल्कुल नवमांश के को साथ में रख के बताऊंगा तो नवमांश का सारा नियम भी आप लोगों को अलग से बता दूंगा उसी में, ठीक है? ठीक 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 तो सर। उसमें आप लोग अगर नवमांश को अगर कोई आप कंपेरिजनली, हाँ कोई बुक वगैरह सजेशन करना हो या कुछ और तो वो भी बता देना कल मैं आप लोगों दीजिएगा को बुक जैसे आपको लगे। ग्रुप में लिख के दे दूंगा, कौन सा बुक आप लोग देखे ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है? ओके जी 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 सर जी ठीक सर। है। चलिए इसको हम लोग चार्ट को ये जो तुला लग्न से है इसे खत्म कर लेते हैं। हाँ कर लीजिए कर लीजिए। और इसके बाद बिल्कुल सर। कल आप लोगों को एक चार्ट डिस्कस कराऊंगा। चार्ट जी में लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली, चलित कुंडली, दशमांश कुंडली, सबका क्या महत्व होता है, कैसे प्रेडिक्शन किया जाता है वो बता दूंगा, ठीक है? जी 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 और परसों से हम लोग डिविजनल चार्ट और लग्न चार्ट को साथ में अप्लाई करेंगे, ठीक है? ठीक ठीक ठीक। चलिए तो शुरू करते हैं। तुला लग्न में योग कारक और हाँ मारक ग्रह कौन से हैं, यहाँ पर हमने रोक जी दिया सर। था, फास्टिंग के चलते दिक्कत हो रही थी, ठीक है? हाँ 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 चलिए तुला लग्न की बात करते हैं। तो लग्नेश शुक्र हैं और अष्टम भाव के भी स्वामी शुक्र हैं। तो लग्नेश आप अच्छे से जानते हैं आप सभी की सबसे योग कारक होते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि अपनी दशा में ये अष्टम भाव का भी फल देंगे
और अष्टम भाव के नेगेटिव फल भी मिलेंगे, चाहे लग्नेश हो। ध्यान ले लीजिएगा कि त्रिकोण के भी मालिक हो, लग्न के भी मालिक हो, जो एक नेगेटिव भाव आता है उसका फल देने का अधिकारी वही ग्रह होता है। ठीक है। हमारे हमारे बच्चे के सर वो इसी में बैठा हुआ, अष्टम में हाँ, बैठ गया तो जाकर। देखिए अब उसका ध्यान रखिए कि लग्न का जो इनकी मूल त्रिकोण राशि लग्न में आ रही है तुला राशि, तो इसका फल ये ज्यादा जी। देंगे, 70% या ज्यादा उससे देंगे। अबव भी देंगे यहाँ का, लेकिन कुछ जी। हद तक फल ये अष्टम भाव का भी देंगे। देंगे। ठीक है ना, लेकिन ये योग कारक है सर। क्योंकि लग्नेश है। दूसरे बात करें दूसरे गुरुजी एक भाव प्रश्न। में। हाँ, गुरुजी अगर तुला लग्न में शुक्र देव अष्टम भाव में बैठ जाए अपनी मतलब वृषभ राशि में, दिक्कत नहीं है अभिषेक जी, दिक्कत नहीं होगा, इसलिए कि वो अपने राशि में है। लग्न अब तो उसमें यहाँ ही बनेगा चीजें ना? बस यही होंगी कि विलंब होगा कार्यों में, थोड़ा देर होगा, ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि अष्टम भाव आप जानते ही ये नेगेटिव भाव है। अब अपने राशि में होने के कारण वो ग्रह पॉजिटिव है, वो आपको रिजल्ट सब दे देगा, सब कुछ जो आपको चाहिए दे देगा, लेकिन एफर्ट और समय थोड़ा ज्यादा लगाना होगा। ठीक है, लेकिन चीजें जी आपको गुरुजी। प्राप्त हो जाएंगी क्योंकि अपने राशि में है। और एक बात और यहाँ ध्यान रखिए कि लग्नेश अगर छठे, आठवें या 12वें भाव में जाता है और अगर अपने मित्र राशि में होता है, छठे, आठवें, 12वें में कहीं, अपने में तो हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एफर्ट के बाद प्राप्त हो जाता है चीज। लेकिन मान लीजिए यहाँ लग्नेश शुक्र होकर द्वादश में चले गए हैं, तो ये बुध देव की राशि में जाएंगे 6 नंबर में, कन्या राशि में। तो चीजें अगर अपने त्रिक भाव में गए हैं और अपने मित्र राशि में हैं तो चीजें प्राप्त हो जाती हैं, इसका ध्यान रखिएगा। मित्र का राशि है तो सपोर्ट तो करेगा उनको, लेकिन वही है कि देरी होगा, चीजें विलंब से होंगी, ज्यादा प्रयास आपको करने होंगे। लेकिन वही शत्रु राशि में कहीं चला जाए या अच्छी स्थिति में नहीं हो त्रिक भाव में जाकर, तब ज्यादा परेशानी होती है लग्नेश के लिए। और एक चीज यहाँ और भी बता दूं आप लोगों को, थोड़ा सा रत्नों पर भी चर्चा कर लेते हैं कि सूर्य और चंद्रमा के लिए अपवाद होता है छठे, 8वें और 12वें का रत्न, लेकिन लग्नेश के लिए छठे, 8वें, 12वें का रत्न सूर्य और चंद्रमा के बाद वर्जित होता है, क्योंकि जब ये त्रिक भाव में जाएंगे तो उस भाव के फल को बढ़ा देंगे। आपकी जो स्थितियां हैं वो ज्यादा थोड़ा देर से उभर कर सामने आएंगी, एफर्ट आपको ज्यादा करना होगा। तो लग्नेश के लिए भी अगर त्रिक भाव में लग्नेश चले जाएं तो रत्न जल्दी रिकमेंड नहीं किया जाता। अब उसके लिए अशोक जी, विजेंद्र जी, अभिषेक जी समझिएगा बात को कि नवमांश कुंडली, चलित कुंडली, नक्षत्र स्वामी, सभी स्थितियों को देखकर तब अष्टक वर्ग में जिस राशि में है वहां पर कितने पॉइंट मिले हैं वो सब देखकर रेयर केस में लग्नेश का त्रिक भाव में होने के बाद रत्न पहनाया जाता है। ठीक है, वो चीजें आगे हम डिस्कस करेंगे। चलिए, अब सेकंड भाव में इनकी शत्रु की राशि आ रही है मंगल देव की, जो कि इनके शत्रु हैं। भ्राता एक प्रश्न है। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। हेलो, चलिए आगे बढ़ते हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रियंका जी। हाँ भ्राता एक प्रश्न ये है कि जैसे शुक्र लग्नेश है, अगर वो ये छठे भाव में अपनी उच्च की राशि में बैठ गए तो कैसा प्रभाव देंगे? उच्च की राशि में लग्नेश बैठेगा तो नेगेटिव नहीं है प्रियंका जी। मेरा प्रश्न ये है कि जो लग्नेश शुक्र है, अगर हाँ जी जी आपके जी प्रश्न को समझ छठे गया। भाव में लग्नेश हो या मान लीजिए त्रिकोण का ही स्वामी हो, अपने उच्च राशि में बैठ गया आवाज नहीं आ रही है भ्राता। तो उसे हम नेगेटिव नहीं कहेंगे, चीजें प्राप्त हो जाती हैं, उस व्यक्ति को जी हर चीज भ्राता। प्राप्त हो जाएगा। हाँ अब यहाँ लग्नेश आके अपने उच्च के हो गए हाँ छठे हाँ भाव में तो कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत तो करेगा विपरीत राशि, हाँ पालेगा वो। ठीक है, अब यहाँ तुला के लिए बहुत जबरदस्त योग अच्छा बन जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए। अगर यहाँ भी लग्नेश आ जाए तो दिक्कत नहीं है कोई खास, यहाँ भी आ जाए तो दिक्कत नहीं है, यहाँ भी आ जाए तो मेहनत के बाद जातक सफलता पा लेता है। जी ये बहुत जी। अच्छा है, इस कुंडली में लग्नेश के लिए बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है तुला लग्न के लिए। तो ध्यान रखिएगा कि बस शत्रु राशि में हो तो ज्यादा दिक्कत करता है, अपने राशि में चले जाए त्रिक भाव में, उच्च की राशि में चले जाए तो चीजें प्राप्त हो जाती है, मित्र राशि में भी चले जाए तो एफर्ट के बाद प्राप्त हो जाती है। जी ठीक है,
अब चलिए बात करते हैं सेकंड भाव में मंगल देव की राशि है जो कि इनके शत्रु की है और एक सप्तम भाव मिला हुआ है जो कि मारक स्थान है। तो शत्रु इनके होने के कारण और मारक स्थान दोनों ही मारक स्थान है शत्रु होने के कारण, जी और जी सप्तमेश भ्राता तो वैसे भी मारक स्थान है। तो यहाँ पर जी मंगल देव इस कुंडली में योग कारक नहीं होते। ठीक है। अब तृतीय भाव में गुरु की राशि है और एक छठा भाव मिला हुआ है, तो षष्ठेश होने के कारण और लग्नेश के शत्रु होने के कारण गुरुदेव इस कुंडली में अकारक हो जाते हैं। ये इस कुंडली में अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, तब तक अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे जब तक अपने अच्छे भाव में ना हो। जैसे लग्न में अगर अकारक हो हैं तब भी आ जाए तो यहाँ दिग्बली हो जाएंगे, अगर नवम में आ जाए तब भी यहाँ फल अच्छा दे देंगे, और कहीं भी होंगे तो ये बाधाएं उत्पन्न करेंगे जातक के लिए। अगर यहाँ भी आ जाए तो अगर षष्ठेश अगर आ जाए, उच्च का हो जाए तो कैरियर के लिए ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीजों तुम में तो नेगेटिव खा लो। देगा उच्च के हो के लिए। तो छठे आठवें 12वें के स्वामी को यही उनका सिद्धांत है कि जहां देखेंगे और जहां बैठेंगे नेगेटिव परिणाम देते हैं, चीजों को डिले करा देते हैं। ठीक है, आप लोग बोलते रहिए। जी जी हेलो, गुरुजी। अच्छा, हाँ, अच्छा सा चलिए। हेलो अशोक जी, जी भ्राता, आवाज आप की लोगों की दिक्कत वीडियो है। नहीं आ रही है। राजेंद्र जी, आपका पिक्चर नहीं आ रहा है, उसे ठीक कीजिए आप लोग। अशोक जी क्लियर है? हाँ, क्लियर है सर, क्लियर। ठीक है। तो चतुर्थ भाव में शनि की राशि आती है जो कि लग्नेश के मित्र हैं, और पंचम भाव यानी त्रिकोण के मालिक भी शनि है जो कि इस कुंडली में सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह हैं, क्योंकि लग्नेश के मित्र भी हैं और दो बहुत अच्छे भाव मिले हुए हैं, त्रिकोण का भी भाव मिला हुआ है। तो आवाज बैकग्राउंड आप लोगों की आ रही है, थोड़ा ठीक कीजिए उसे। तो यहाँ सबसे योग कारक ग्रह शनि है, तो इस तुला लग्न कुंडली में शनि बहुत अच्छे योग कारक होते हैं। चलिए बुध पर आ जाते हैं। बुध की बात करें तो बुध को त्रिकोण का स्थान प्राप्त है, हालांकि एक व्यय स्थान मिला हुआ है, लेकिन त्रिकोण के मालिक और लग्नेश के मित्र होने के कारण ये इस कुंडली में योग कारक हैं। अपनी दशा में ये द्वादश का भी फल देंगे, तो जब भी इनकी दशा चलेगी खर्च जरूर बढ़ाएंगे जातक के लिए, कुछ परेशानियां भी क्रिएट करेंगे, लेकिन इस भाव का भी फल देंगे, जातक का भाग्य भी साथ देगा। तो बुध इसमें ठीक है, क्योंकि लग्नेश के मित्र भी हैं और त्रिकोण के भी मालिक है। अब बात करें दसम भाव के स्वामी यहाँ चंद्रमा बनते हैं, तो प्रॉपरली हम लग्नेश शुक्र के मित्र नहीं है, लेकिन इस कुंडली में एक केंद्र के मालिक हैं और इनको कैरियर का भाव मिला हुआ है, इसलिए अच्छे केंद्र के भाव मिलने के कारण इस कुंडली में योग कारक होते हैं चंद्रमा तुला लग्न की कुंडली में। क्योंकि आप देखिएगा, प्लेसमेंट का ध्यान जरूर आप लोग रखिएगा, किसी भी कुंडली में केंद्र का स्थान है, अच्छा स्थान है, इसलिए योग कारक है। सूर्य सम हाउस में है, यानी कि एक छोटी मोटी बीमारियों का लाभ का भी है, लेकिन छोटी मोटी बीमारियों का भी है, और लग्नेश के शत्रु हैं। 23 कुंडली में, तुला लग्न कुंडली में सूर्यदेव योग कारक नहीं होते, इस चीज का ध्यान रखिए। तो तुला लग्न का क्लियर है आप लोगों का? आगे बढ़े। जी भ्राता। आप लोग बैकग्राउंड साउंड ठीक कीजिए अपना। ब्रजेंद्र जी, अगर आपका नेट स्लो है, आपका मैसेज आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिकॉर्डेड वीडियो तो मैं दे ही देता हूं, चिंता मत कीजिए आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अशोक जी आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल सर, अच्छा चलो। चलिए वृश्चिक लग्न पर आते हैं। वृश्चिक लग्न के मालिक यानी 8 नंबर राशि के मालिक, 8 नंबर राशि जो लग्न में आ रही है वृश्चिक राशि, इसके मालिक मंगल होते हैं और लग्नेश होने के कारण अत्यंत शुभ है, भले ही एक छठा भाव इन्हें मिला हुआ है। तो ये लग्नेश है, इसलिए इस कुंडली में पूरी तरह योग कारक है। इस भाव का भी फल देंगे, छठे का भी, लेकिन लग्नेश है इसलिए पूरी तरह योग कारक है। अब देखिए सेकंड भाव में गुरु की राशि आ रही है इनके मित्र की, और एक गुरु को त्रिकोण का भाव मिला हुआ है। तो आप देखिए कि गुरु को त्रिकोण का भाव मिला हुआ है और एक धन स्थान मिला हुआ है, और लग्नेश के अति मित्र हैं, इसलिए इस कुंडली में गुरु बहुत अच्छे योग कारक ग्रह हुए, सेकंड योग कारक ग्रह। अब थर्ड योग कारक की बात करें, देखिए शनि देव की एक राशि तृतीय भाव यानी कि सम हाउस में मिलती है, और एक चतुर्थ भाव में यानी कि इनकी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि आ रही है। तो एक बहुत अच्छा सुख सुविधा का, मकान का, वाहन का, माता का भाव मिला हुआ है, जो कि बहुत अच्छा भाव है, केंद्र का भाव है, और एक सम हाउस एवरेज हाउस मिला हुआ है, लेकिन एक बहुत अच्छा भाव होने के कारण इस कुंडली में
वृश्चिक लग्न की कुंडली में तटस्थ अवस्था में सम की भूमिका में शनि रहते हैं, और तब तक यह नेगेटिव फल नहीं देंगे जब तक कि नेगेटिव भाव में ना चले जाएं या नीच के ना हो जाएं। ये अगर यहाँ आ जाए छठे भाव में तो नीच के आएंगे, नेगेटिव फल दे सकते हैं। यहाँ अष्टम में आए, द्वादश में आए तो परेशानियां दे सकते हैं। लेकिन और कहीं भी रहेंगे तो इस कुंडली में अच्छा फल देंगे। इसलिए वृश्चिक लग्न की कुंडली में भी इन्हें योग कारक मानना चाहिए, यानी कि मेष में भी और वृश्चिक में भी। बैटरी डाउन हो रहा है। गुरुजी, एक मिनट गुरुजी। हाँ हाँ आप- हाँ 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 बोलिए। गुरुजी, मैं एक बात पूछूं? हाँ बोलिए। अगर यही शनि ये नभा जाए कुंडली में और चलित में अष्टम में हो जाए तो कैसा फल देंगे? थोड़ा तेज बोलिए विजेंद्र जी। अशोक जी उनकी आवाज आ रही है तो आप बताइए। सर ये कह रहे हैं कि गुरुजी, ये मैं ये शनि कह रहा अगर हूँ, नवम भाव अगर में ये हो और चलित कुंडली में ये अष्टम में दिखाई दे तो कैसा फल देंगे, ये पूछ रहे हाँ हैं। बिल्कुल। नवम में है लग्न में, और लग्न में नवम चलित में है फिर और अष्टम चलित आ में जाता अष्टम है। में चला जाए तो ना। हाँ, नवम में। अष्टम में आ जाता, हाँ जी। देखिए ये पूछ विजेंद्र रहे जी, हैं। अशोक जी, इस बात को समझिए। हाँ। चलित कुंडली जब हम फलित करेंगे तो इसको मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा। ऐसे मैं बता देता हूं कि कोई भी ग्रह अपनी दशा में चलित में जिस भाव में गया है वहां का फल देता है। समझ रहे हैं बात को? अगर लग्न कुंडली में आपके यहाँ पर है नवम भाव में और चलित में ये अष्टम भाव में चला गया है, तो जब भी शनि की दशा चलेगी ये अष्टम का फल देंगे और नेगेटिव फल देंगे। उम्र के कारक बन जाएंगे लेकिन और चीजों के लिए नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है? जी गुरुजी। आप ध्यान बस इतना रखिए कि चलित कुंडली के अनुसार ही ग्रह अपना फल देते हैं। तो जो लोग लग्न कुंडली देखकर केवल प्रेडिक्शन कर देते हैं कि ये ग्रह यहाँ है तो ये फल दे रहा है, या मान लीजिए हम लोग एस्ट्रोलॉजर हैं, हमारे पास भी यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं कि हमारे कुंडली में कोई ग्रह यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, ये ग्रह यहाँ बैठा है तो कैसा फल देगा। तो ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स रिप्लाई नहीं करते हैं यूट्यूब पर। इसका कारण यही है, जो भी अच्छे से प्रेडिक्शन करना जानते हैं वो रिप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि जो ग्रह लग्न कुंडली में कहीं और है, मान लीजिए कोई ग्रह आपके गुरु यहाँ पर पंचम भाव में लग्न कुंडली में है और चलित में या छठे में चले जाएंगे, तो अब हम बताएंगे कि इस जातक की शिक्षा बहुत अच्छी होगी, इस जातक का प्रेम संबंध हो सकता है, हायर एजुकेशन की भी स्थिति बन सकती है, संतान का योग बन सकता है, इसकी आय बहुत अच्छी होगी। लेकिन जब पता चलेगा कि ये सारा प्रेडिक्शन तब फेल हो गया जब गुरु छठे भाव में चलित का फल दे रहे होंगे। तो चलित कुंडली में अगर ये छठे में चले गए हैं तो छठे भाव का फल देंगे, अपनी दशा में ध्यान रखिएगा। तो हम ये कभी नहीं कह सकते कि ये पांचवें से रिलेटेड गुरु यहाँ फल देंगे। सही बात है, समझ गए? सर यहाँ पे एक थोड़ा सा ये हाँ जी पूछना गुरुजी। चाहूंगा। हाँ बोलिए। सर ये पूछना चाहूंगा कि जैसे छठे में चले गए वहां का फल देंगे, ये सही है, पर छठे में केवल 1 या 2 डिग्री या 3 डिग्री या 4 डिग्री में वाइज छठे में बहुत कम है, तो उसका भी कोई असर पड़ेगा क्या? हाँ बिल्कुल असर पड़ेगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूं आपको अशोक जी, इसको ध्यान रखिए। ये चीजें आगे आप लोगों को समझ में आएंगी कि डिग्री का बहुत ज्यादा महत्व नीच भंग राजयोग, विपरीत राजयोग इन स्थितियों में दिया जाता है, या अस्त ग्रह के लिए। लेकिन ग्रह का वास्तविक बल कितना है ये डिग्री नहीं बताता है पूरी तरह से। ये बात समझ लीजिए। डिग्री के अलावा बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि ग्रह का षडबल में कितना बल है, षडबल में ग्रह बली है या नहीं है, ये चीज आपको देखना है। तो यहाँ पर मेरा केवल 6 प्रकार का बल होता है ग्रह का। हाँ तो हाँ वो सब क्लियर है। आप लोगों को देखना यहाँ पे होगा केवल षडबल में कितना बली है कोई ग्रह। इसके बाद देखिए अशोक जी, थोड़ा इसके बाद और चीजें बता देता हूं, फिर आप अपना प्रश्न कीजिए भी। ग्रहों का बल विंशोपक बल में देखा जाता है, नवमांश कुंडली में ग्रह कितना बली है। ठीक है जी जी। इसके बाद जी। चेष्टा बल देखा जाता है। कोई ग्रह मान लीजिए 2 डिग्री 3 डिग्री का है, लेकिन चेष्टा बल का मतलब है कि सूर्य से 5वें से 9वें तक है तो वह वक्री अवस्था में हो जाएगा, और वक्री ग्रह जी जी। अपने आप में बलवान होते हैं। चौथा प्रिंसिपल समझ लीजिए, अगर मान लीजिए आपके शनि 2 डिग्री के हैं, 1 डिग्री के हैं, लेकिन आपके लग्न की डिग्री 5 है, 4 है, 3 है, 6 है,
तो वही 1 डिग्री का ग्रह जी आपको पूरा फल देगा, क्योंकि लग्न का डिग्री के क्लोज होगा। और प्रिंसिपल समझिए, जी अगर वही ग्रह वर्गोत्तम है तब भी बलवान हो जाता है, वही ग्रह पुष्कर नवमांश में चला गया है तब भी 1 डिग्री का होकर भी पूर्ण फल देने में सक्षम हो जाता है। समझ गए? जी जी तो बहुत सारे प्रिंसिपल हैं ग्रह के बल को देखने के लिए। 1 हाँ। डिग्री 2 डिग्री का ग्रह कोई देखकर कह दे कि ये ग्रह रिजल्ट नहीं देगा, तो सबसे गलत चीज है ये प्रेडिक्शन। नहीं सर, मैं थोड़ा सा इस जगह अलग ढंग से पूछ रहा था कि अगर पांचवें घर में कोई लग्न कुंडली में कोई ग्रह 5वें घर में दिख रहा है और चलित कुंडली में केवल 2 डिग्री जाता है 6वें घर में, तो अब वो 5वें का फल बिल्कुल नहीं देगा, 6वें का ही देगा? नहीं, 5वें का भी देगा, 5वें का भी देगा और 6वें का भी देगा। ये आगे जब हम डिग्री के जोन में चलेंगे तो आपको बताऊंगा मैं इस चीज को। अच्छा अच्छा, हाँ बस यही सर पूछना था। इसको ठीक है। क्लियर करूंगा मैं जब चलित में चलेंगे ना, जी तो डिग्री के जोन में हम ओके जाएंगे सर। तो कितने डिग्री तक कोई ग्रह आगे बढ़ता है तो किस किस भाव का फल देगा, पिछले का देगा, अगले का देगा, ये हम क्लियर करेंगे। ठीक है? ठीक, हाँ यही प्रश्न और था। ज्यादा अच्छा से क्लियर आप लोगों को होगा। ठीक, ओके ओके। तो हम लोग यहाँ वृश्चिक लग्न में कहाँ तक डिस्कस कर चुके थे? शनि तक। शनि का आ गया था हाँ जी। जी। शनि। इसके बाद चलिए शुक्र की बात करते हैं। तो शुक्र को सप्तम भाव मिला हुआ है और एक द्वादश भाव मिला हुआ है, और सप्तमेश होने के कारण, लग्नेश के शत्रु होने के कारण ये इस कुंडली में मारक होते हैं, ये मारक स्थान भी है। अब बात कर लीजिए, आपके अष्टमेश इस कुंडली में बुध देव हैं और एक इन्हें एकादश भाव मिला हुआ है, तो अष्टमेश होने के कारण और लग्नेश के शत्रु होने के कारण इस कुंडली में योग कारक नहीं होंगे, ये मारक होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा इनके अति मित्र हैं मंगल के, और भाग्य भाव यानी त्रिकोण के स्वामी हैं, तो चंद्रमा इस कुंडली में पूरी तरह योग कारक होंगे। हम सूर्य की बात करते हैं तो इनके मित्र हैं और 10म भाव केंद्र का स्थान मिला हुआ है, तो सूर्य इस कुंडली में पूरी तरह योग कारक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जी गुरु जी। अब जी, देखिए clear है, clear। अशोक जी, एक चीज और बता देता हूं कि चलित कुंडली डिग्री पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अच्छा सर। डिग्री का बहुत बड़ा महत्व है चलित कुंडली में। अब देख लीजिए कि एक चीज और समझ लीजिए, मान लीजिए गुरु और चंद्रमा लग्न कुंडली में एक साथ हैं। मान लीजिए गुरु ठीक है सर। आपके 12 डिग्री के हैं और चंद्रमा आपके ठीक है सर। 15 डिग्री के हैं या 14 डिग्री के हैं, हम्म, दोनों एक साथ हैं, जी तो अच्छे भाव में, मान लीजिए चतुर्थ भाव में है, चाहे 10म भाव में, लग्न में, सप्तम में, कहीं अच्छे भाव में हो, त्रिकोण में भी हो, तो आप जी उन्हें गुरु गजकेसरी योग कहेंगे ना। जी हाँ, ठीक है सर। लेकिन लग्न अगर चलित कुंडली में वही गुरु और चंद्रमा अलग अलग हो जाते हैं, तो बहुत सारे लोगों का मानना है या मत है कि जब चलित कुंडली में अलग हो गए तो उसको गजकेसरी योग अब नहीं माना जाएगा, उसको भंग माना जाएगा। नियम भी यही है, चलित जी कुंडली में राजयोग जी बनते भी है और भंग भी होते हैं। लेकिन ध्यान जी दीजिएगा, अब डिग्री का यहाँ महत्व तो समझ लीजिए, क्योंकि दोनों लग्न कुंडली में क्लोज थे, 2 डिग्री 3 डिग्री के अंदर थे, तो भले ही चलित जी में अलग हो गए हैं, लेकिन 110% वो गजकेसरी का प्रभाव देंगे चलित में अलग होने के बाद भी। समझ में आई ये बात? ओके सर। जी जी सर, जी सर। क्योंकि लग्न अगर कुंडली में लग्न बिल्कुल डिग्री क्लोज थे, अब ये अगले लग्न भाव डिग्री में एक ग्रह हाँ लग्न चला में गया डिग्री वाइज क्लोज होंगे, इसलिए जी। लग्न कुंडली में डिग्री वाइज क्लोज थे, इसलिए वो भंग नहीं होगा। हाँ, भले ही वो चलित में अलग हो गए, लेकिन वो अपना गजकेसरी का प्रभाव बंद नहीं करेंगे, जब तक वो प्रभाव मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इस जी चीज सर। को समझ लेना है। थोड़ा बैकग्राउंड साउंड ठीक कीजिएगा आप लोग। चलिए धनु लग्न पर आते हैं। धनु लग्न में लग्नेश होते हैं गुरु, और गुरु को एक चतुर्थ भाव यानी सुख सुविधा का भाव मिला हुआ है। लग्नेश होने के कारण अत्यंत शुभ है, 2 केंद्र का भाव मिला हुआ है, लेकिन लग्न प्रथम त्रिकोण में आता है, इसलिए इस कुंडली में अति योग कारक ग्रह हुए गुरु, क्योंकि लग्नेश भी हैं। सेकंड भाव में इनके शत्रु की राशि शनि की आती है और मारक भाव है, और थर्ड भाव एक मिला हुआ है शनि को, तो शत्रु होने के कारण और अच्छे भाव एक नहीं मिलने के कारण और शत्रु का यहाँ पर रिलेशन बनने के कारण इस कुंडली में शनि देव को योग कारक धनु लग्न में नहीं माना जाता। अब बात करते हैं पंचम भाव की, क्योंकि चतुर्थ भाव में गुरु की ही राशि है। पंचम भाव में गुरु के मित्र मंगल देव की राशि है,
हालांकि एक भाव इनको द्वादश मिला हुआ है, जो कि अच्छा भाव काउंट नहीं किया जाता, लेकिन त्रिकोण के मालिक और लग्नेश के मित्र होने के कारण इस कुंडली में मंगल देव योग कारक होंगे। अब बात करते हैं हम छठे भाव में शुक्र देव की राशि है, जो कि लग्नेश गुरु के मित्र नहीं माने जाते प्रॉपर, और एक इन्हें आय भाव मिला हुआ है कि जो कि श्रम हाउस है, और लग्नेश के शत्रु होने के कारण इस कुंडली में शुक्र देव योग कारक नहीं माने जाएंगे। अब चलिए बात करते हैं केंद्र अधिपति की, क्योंकि बुध देव को सप्तम और दसम दोनों भाव मिले हुए हैं, और दो केंद्र के भाव मिलने के कारण बहुत सारे लोगों का मत है कि ये केंद्र अधिपति दोष में गुरु आ जाते हैं, लेकिन मैंने आज तक कभी भी इस कुंडली में, धनु लग्न की कुंडली में बुध को या कन्या लग्न की कुंडली में गुरु को ऐसे कभी भी रिजल्ट बुरा देते हुए नहीं देखा है। तब तक बुरा रिजल्ट नहीं देंगे ये जब तक कि नेगेटिव भाव में ना चले जाएं या नीच के ना हो जाएं। ध्यान दीजिएगा, किसी भी कुंडली पर अप्लाई कीजिएगा, जब भी ये अच्छे भाव में होंगे ये अच्छा फल देंगे। नीच के हो जाए तभी यह नेगेटिव रिजल्ट दे सकते हैं या बुरा फल दे सकते हैं। तो इस कुंडली में सम माने जाते हैं, धनु लग्न की कुंडली में बुध, लेकिन मैं इन्हें सम नहीं मानता। आप लोग अप्लाई कीजिएगा, 100 आउट ऑफ 100 कुंडलियों में अच्छे रिजल्ट देंगे ये, जब तक कि नेगेटिव भाव में नहीं जाएंगे। इस चीज को आप लोग अप्लाई कीजिएगा। सम माने जाते हैं किताबों के अनुसार या लोगों के अनुसार, लेकिन ये सम होते नहीं, पूरी तरह योग कारक होते हैं। ब्रजेंद्र जी कुछ पूछना चाहते हैं क्या आप? हाँ हाँ गुरुजी, अगर ये बुध ग्रह जो है वो 15 डिग्री तक नीच होते हैं, तो 16 डिग्री हो जाए तो नीच नहीं होगा ना? हाँ, वो अपनी निजता के ऊपर आ जाएंगे, वो ठीक है ब्रजेंद्र जी, वो सही बात है। जो भी ग्रह, अब जैसे गुरु हैं 5 डिग्री तक ही नीच के होते हैं, उसके ऊपर ये निजता उनकी खत्म हो जाती है, माना जाता है ऐसा। लेकिन बहुत सारे लोगों का मत भी है कि निजता से ऊपर चले गए तो आप उनका रत्न भी पहन सकते हैं, लेकिन ये सब चीजें सही नहीं है। आगे हम चर्चा करेंगे आपको निजता और उल्टा। मान लीजिए हमने हजारों कुंडलियों में देखा है कि कोई ग्रह अपने नीच के अंश से ऊपर भी चला जाता है और नीच का होता है, तो भी वह नेगेटिव ही फल देता है। ये प्रैक्टिकली देखा हुआ चीज है। आप लोग जब कुंडली पर अप्लाई करेंगे तो पता चलेगा आप लोगों को, इस चीज को आप लोग आराम से बाद में समझेंगे। चलिए आगे समझते हैं। इनकी बात हो चुकी आपके। चलिए आगे बात करते हैं। अष्टम भाव में चंद्रमा की राशि है, यानी कि आप देखिए कि धनु लग्न की कुंडली में ये जो गुरु की लग्न में चंद्रमा होते हैं वो इनके मित्र होते हैं, लेकिन अष्टम भाव मिलने के कारण इस कुंडली में चंद्रमा योग कारक नहीं होंगे। अष्टमेश होकर इस कुंडली में मारक हो जाते हैं, ये योग कारक नहीं माने जाते। अपने मित्र के लग्न में भी योग कर, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप लोग नोट कर लीजिए। धनु लग्न में चंद्रमा योग कारक नहीं होते। चलिए नवम भाव में इनके मित्र अकारक कहते, हाँ अकारक मान लें सर इसको। हाँ अगर गुरुजी चंद्रमा, हाँ बोलिए। गुरुजी अगर चंद्रमा वीक है तो उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं क्या इस? हाँ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, आगे हम चर्चा करेंगे। अब चंद्रमा मान लीजिए आपके अच्छे भाव में बैठ जाए, अब चतुर्थ भाव में बैठ जाए, तो यहाँ तो दिग्बली हो जाएंगे। और मान लीजिए इनको जरूरत पड़ी तो स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं करेंगे, हम यहाँ भी बैठ जाए तो इस भाव को देखेंगे। तो चीजें जहाँ चंद्रमा बैठेंगे उसके अनुसार हम इनको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली जान लीजिए कि मारक ग्रह अगर आपके लिए कमजोर है या मृत है तो उसे छोड़ देना चाहिए, ताकि वो आपको नेगेटिव फल ज्यादा न दे। लेकिन अगर आवश्यकता पड़ी तो मारक ग्रह को भी हमें बलवान करने की जरूरत पड़ती है। आगे हम लोग ये प्रेडिक्शन में समझेंगे। गुरुजी अगर ये चंद्रमा तो मन का कारक है, अगर चंद्रमा प्रीत हो जाए तो मन पे असर पड़ेगा ये? बिल्कुल। तो चंद्रमा देखिए, को हम लोग दान करके ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि आपका मन नहीं होगा या आप सोचेंगे नहीं या कल्पना नहीं करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन आपके आत्मविश्वास में कमी होगी। आपकी जो मानसिक पीड़ा वगैरह है वो बढ़ सकती है। आपकी सोचने की जो निर्णय लेने की क्षमता होती है उसमें कमी आ जाएगी। निर्णय तो आप फिर भी लेंगे लेकिन उसमें कमी आएगी। ये सब चीजें होगा आपके साथ। अगर जरूरत है आपको, चंद्रमा को कुंडली के अनुसार जरूरत पड़ेगी तो स्ट्रॉन्ग करके लाभ ले सकते हैं, ठीक है। अगर गुरुजी अगर मान लो चंद्रमा बली है तो हम लोग इसको दान करके जोड़ कर सकते हैं। अगर नेगेटिव फल आपके लिए, अगर आपके लिए नेगेटिव फल दे रहा होगा तब आप इसका दान करके शांत कर सकते हैं। तो अगर दान करके शांत करने के बाद वो खराब रिजल्ट देंगे या मतलब नहीं, वो शांत हो जाएंगे, आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे, तत्व में बलहीन हो जाते हैं।
आप समझिए ब्रजेंद्र जी, दान से ग्रह बलहीन हो जाते हैं, उनका बल खत्म हो जाता है, वो नेगेटिव जो उनकी क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है, और बीज मंत्रों से उनमें बल आता है। और बीज मंत्र दोनों चीज किया जाता है, नेगेटिव ग्रह के लिए भी कर सकते हैं, पॉजिटिव ग्रह के लिए भी कर सकते हैं। तो दान उस ग्रह का करना चाहिए जिसका बल कम करना है या जिसके नेगेटिव प्रभाव से आपको बचना है। इसीलिए कभी भी लग्नेश का दान नहीं किया जाता, हाँ, चाहे वही वो मैं कहीं भी जानना बैठ चाह जाए। गुरुजी, मैं इसलिए ये जानना चाह रहा था, अगर चंद्रमा का हम लोग अकारक ग्रह का अगर दान करें तो उसका कारक तत्व में कमी आ जाएंगे ना, हाँ देखिए, दान कर अब दिया तो? इस कुंडली में इसके कारक तत्व में बिल्कुल कमी आएगी। एक तो चंद्रमा की स्थिति आपकी कुंडली देखकर ही पता चलेगी कि आपको दान करना है या इनको स्ट्रॉन्ग करना है या इनको पॉजिटिव करना है। ये चीजें इनकी कुंडली में, आप चंद्रमा कहाँ बैठे हैं उसके अनुसार आप डिपेंड कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। ये सब चीजें जब तक कुंडली नहीं देखेंगे आप कैसे जी कह गुरुजी। सकते हैं कि चंद्रमा के लिए क्या करें हम। अब यहाँ चंद्रमा आपके अष्टम भाव में स्वयं के राशि में हो तो आप इनको पॉजिटिव करके इनका लाभ भी ले सकते हैं। ठीक है। जी जी जी। अब चलिए सूर्य की जी बात गुरुजी। करें तो सूर्य इनके लग्नेश के मित्र हैं तो योग कारक होंगे। बुध की बात हो ही चुकी, और शुक्र की बात हो ही चुकी, छठे भाव के स्वामी हैं और ये एकादश के स्वामी हैं, तो ये अकारक ही हैं। और मंगल तो योग कारक हैं ही त्रिकोण के स्वामी होकर। आज लगता है कि मकर तक ही हो पाएगा। अब चलिए यहाँ मकर में बात करते हैं शनि देव की। तो लग्नेश हैं और ये द्वितीयेश भी हैं, तो योग कारक हैं पूरी तरह से। तृतीय भाव में गुरु की राशि है, 12 नंबर राशि, और गुरु को द्वादश भाव भी मिला हुआ है और लग्नेश के मित्र नहीं है, तो गुरु इस कुंडली में योग कारक नहीं होंगे, अकारक होंगे। चौथे भाव में मंगल की राशि है, तो क्योंकि सुख सुविधा का भाव मिला हुआ है, केंद्र का स्थान मिला हुआ है, एक भले ही सम हाउस मिले तो ये योग कारक है। क्योंकि योग कारक इस मामले में कि तटस्थ भूमिका में रहेंगे, ये न्यूट्रल रहेंगे और इस कुंडली में योग कारक ही माने जाएंगे तब तक जब तक ये नीच के ना हो जाए या त्रिक भाव में ना चले जाए। तो मंगल भी इस कुंडली में तटस्थ के अलावा योग कारक मान सकते हैं। पंचम भाव में शुक्र देव की राशि है, क्योंकि त्रिकोण के स्वामी है और कर्म भाव के स्वामी है, तो शुक्र इन लग्नेश के मित्र भी हैं, तो ये योग कारक हैं। बुध देव की राशि देखिए नवम भाव में इनके त्रिकोण में आ रही है, लग्नेश के मित्र हैं शनि के, भले ही एक छठा भाव मिला हुआ है, इस भाव का भी फल देंगे लेकिन इस भाव का ज्यादा फल देंगे, और लग्नेश के मित्र हैं तो योग कारक बुध देव हुए। अब बात करते हैं यहाँ चंद्रमा देख लीजिए, चंद्रमा की स्थिति देखिए, लग्नेश के शत्रु हैं और चंद्रमा सप्तमेश भी है, मारक स्थान के स्वामी, तो चंद्रमा इस कुंडली में योग कारक नहीं होंगे। सूर्य को देखिए, लग्नेश के शनि के शत्रु हैं और अष्टमेश हैं, तो इस कुंडली में सूर्य भी योग कारक नहीं होंगे। तो ये स्थिति है इस कुंडली की। और आप देख सकते हैं कुंभ को और मीन को भी खत्म कर लेते हैं ताकि कल से नया टॉपिक स्टार्ट हो पाए। कुंभ में शनि देव देख रहे हैं, लग्नेश है, एक द्वादश भाव मिला हुआ है, लेकिन मूल त्रिकोण राशि लग्न में आ रही है तो अच्छा फल देंगे, ये लग्नेश भी हैं और इस भाव का ज्यादा फल देंगे। लग्नेश हैं तो ये योग कारक हैं। दूसरे भाव में इनके शत्रु गुरु की राशि आ रही है और गुरु को एक सम भाव मिला हुआ है यानी लाभ भाव, और लग्नेश के शत्रु हैं तो ये इस कुंडली में मारक हो जाएंगे। तृतीय भाव में मंगल की राशि आ रही है और मंगल देव देखिए कुंभ लग्न की कुंडली में भी सम है, क्योंकि एक तृतीय और एक कर्म भाव यानी कि केंद्र का भाव मिला हुआ है, तो सम है, तटस्थ अवस्था में है, योग कारक ही रहेंगे तब तक जब तक ये गलत भाव में ना हो या नीच के ना हो। तो मंगल भी यहाँ ठीक है, इस कुंडली में योग कारक माने जाएंगे। चतुर्थ भाव में शुक्र की राशि है और शुक्र को एक त्रिकोण का भाव मिला हुआ है, तुला राशि इनकी त्रिकोण में है और लग्नेश के मित्र है, तो शुक्र भी योग कारक है। पंचम भाव में बुध देव हैं, देख सकते हैं त्रिकोण के मालिक हैं, भले ही एक अष्टम भाव मिला हुआ है लेकिन त्रिकोण के मालिक होने के कारण और लग्नेश के मित्र होने के कारण बुध देव योग कारक हैं। छठे भाव में चंद्रमा इनके शत्रु की राशि है, षष्ठेश भी हैं, तो ये योग कारक नहीं होंगे, अकारक हो जाएंगे। सप्तम भाव में शत्रु सूर्य देव की राशि है, सिंह राशि, और सप्तमेश मारक स्थान के स्वामी है, तो सूर्य देव भी इस कुंडली में मारक हो जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर गुरु की, हम बात कर ही चुके, शनि की राशि हो ही गई, मंगल की हो ही गई, तो ये है इस कुंभ लग्न की कुंडली की स्थिति। अब मीन की बात कर ले, सोच रहा हूँ जल्दी खत्म कर दूं ताकि टाइम ओवर हो रहा है, फिर कल दूसरा टॉपिक स्टार्ट करें। मीन लग्न में देखिए गुरु लग्नेश है और कर्म भाव के स्वामी है, लेकिन लग्नेश होने के कारण इन्हें केंद्राधिपति दोष लगेगा भी नहीं और ये योग कारक हुए।
दूसरे भाव में मंगल की राशि है जो कि इनके मित्र के है, और एक त्रिकोण का स्थान मिला हुआ है मंगल को, तो मंगल भी यहाँ योग कारक हुए। तृतीय भाव में इनके शत्रु शुक्र की राशि है, और शुक्र देव को एक अष्टम स्थान मिला हुआ है। लग्नेश के शत्रु भी हैं, तो शुक्र इस कुंडली में योग कारक नहीं होंगे। चतुर्थ भाव में बुध की राशि है, और सप्तम भाव में भी, यानी केंद्राधिपति दोष यहाँ माना जाता है, लेकिन तब तक केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा जब नेगेटिव भाव में ना हो या नीच के ना हो। अच्छे भाव में हो तो यह सदा अच्छा फल देंगे, आप लोग अप्लाई कीजिएगा। तो बुध भी योग कारक होंगे। पंचम भाव में चंद्रमा इनके मित्र की राशि है, त्रिकोण के स्वामी है, तो चंद्रमा भी यहाँ योग कारक होंगे। छठे भाव में सूर्य देव की राशि आ रही है, षष्ठेश होने के कारण, लग्नेश के मित्र होने के बाद भी यह इस कुंडली में अकारक हो जाएंगे। गुरु की हो गई बात। शनि की बात करते हैं तो शनि एकादश यानी एक सम हाउस मिला हुआ और एक टोटली नेगेटिव द्वादश भाव मिला हुआ है, तो दो एक नेगेटिव भाव मिलने के कारण, एक सम हाउस मिलने के कारण और लग्नेश के शत्रु होने के कारण इस कुंडली में शनि देव योग कारक नहीं होंगे, नेगेटिव माने जाएंगे, अकारक माने जाएंगे। तो ये रही हमारी मेष से लेकर मीन तक हर लग्न में ग्रहों का फल। अब कल से हम शुरू करेंगे अपना कुंडली का जो मेन टॉपिक है। कल मैं आप लोगों को अशोक जी के अनुसार एक चार्ट डालूंगा और उस पर डिस्कस करके बता दूंगा कि कैसे आप लोगों को प्रेडिक्शन करना है या हर चीज समझना है। यही है ना अशोक जी? जी 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 सर, जी सर। तो कल मैं आप लोगों को बता दूंगा ग्रहों का प्रेडिक्शन कैसे किया जाता है, उसमें नवमांश का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, दशमांश का कैसे किया जाता है, चलित का कैसे किया जाता है, ये सभी स्थितियां, डिग्री को कैसे देखते हैं, षडबल को कैसे देखते हैं, ये सब बता दूंगा मैं। ओके। और परसों से आप लोगों को डिविजनल चार्ट के साथ लग्न कुंडली को कंपैरिजन करके सिखाऊंगा, और साथ में उस डिविजनल चार्ट के हर नियम को भी उसी में अलग से बता दूंगा। ठीक है ना? जी गुरुजी। जी ठीक है सर। जी जी गुरुजी। जी। तो चलिए कल से हम लोग कंटिन्यू रहेंगे। कल से आप लोग समय पर तैयार रहें, और मेन जो हमारा फोकस है और जो टॉपिक है कल से स्टार्ट होगा। गुड नाइट फ्रेंड्स। गुड नाइट। गुड नाइट ब्रदर। थैंक यू सर।